तो डॉक्टर लक्ष्मण, क्या सिर्फ सारे भ्रष्टाचारी और तमाम पेपर लीक मामले और इस तरह की तमाम चीजें सिर्फ विपक्ष में है? क्या इस पूरी जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने इसको आतंक और गुंडागर्दी बताया है। शुक्रिया बुशरा जी। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में ईडी सीबीआई बहुत मजबूत होनी चाहिए और जहां ईडी सीबीआई जाए उसकी खबर भी बननी चाहिए। लेकिन विडंबना और विरोधाभास यही है कि हमारे देश में इस समय पहले एक एक सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे पेपर लीक की बात है तो उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ कोई परीक्षा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है तो प्री मेंस इंटरव्यू करके अगर 3 स्टेज हैं तो उसके बाद फिर आपको सुप्रीम को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आंदोलन करना पड़ेगा, तब आपको कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि पेपर आउट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। वैसे ही स्टेज बना हुआ है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए पहले चुनाव आयोग आएगा, वो चुनाव की घोषणा करेगा। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करना शुरू करेंगी। और पहले कांग्रेस भी यही काम किया करती थी, लेकिन थोड़ा सा पर्दे में रहकर काम करती थी। बीजेपी ने वो पर्दा हटा दिया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उसके अपने प्रचार के अलग अलग संस्थान बने हुए हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसमें ईडी का काम प्रचार करना हो गया। तो प्रचार बीजेपी करती है तो ईडी सीधे तो प्रचार कर नहीं सकती, तो ईडी प्रचार रोकती है विपक्षी दलों के ऊपर। और जो आपके सत्ताधारी दल हैं जिनसे उनका लड़ाई है, उनके खिलाफ ईडी का प्रचार होगा। तो ये एकदम चुनाव के वक्त होगा। एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट चुका है। क्योंकि आज 7 साल लगभग हो जाएंगे, 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं हुई, कोई रेड नहीं मारी गई। जबकि जाने कितने घोटाले पेपर आउट से लेकर के तमाम जो स्कीम चल रही हैं उनमें घोटाले सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत देर में है। इसी तरह से बाकी जगहों पर आप देखिए चुनाव में किया क्या जाता है। भाई इस समय साफ तौर पर बुशरा जी, इस समय राजनीति क्लियर है। पहले नोटबंदी की गई और नोटबंदी से नोट जमा ली गई। 2000 वाली नोट फिर कहीं लगा कि नहीं ठीक है तो बंद कर दिया गया। अब जब चुनी हुई सरकार विधायक खरीदने, पार्टी खरीदने, सांसद खरीदने, चुनी हुई सरकार को गिराने, इन सब में बजट बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। फिर बीजेपी का कार्यालय नहीं बन पाता है। तो चुनाव के पहले ही कुछ ऐसा तिकड़म कर लिया जाए कि चुनाव के बाद पैसा कम खर्च हो। तो चुनाव के बाद पहले क्या होगा कि विपक्षी दलों को कमजोर कर दो नैतिक रूप से। अब आखिरी बात, इस तरह के छापेमारी से मोराल तोड़ने की बात तो होती है। तो आप देखिए, आपने अपने इंट्रो में अशोक गहलोत का बयान, प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पवन खेड़ा का बयान सुनाया। तो भाई आज की तारीख में कोई विपक्षी दल, अभी एक जमाने में जेपी आंदोलन था जो जेल में गया, वो बाद में नेता बना। और आज भी कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको राजनीति करनी है तो जेल में जाना आपकी राजनीति के लिए बूस्टर डोज होता है। अगर आप अच्छे कार्डों से जेल में जा रहे हैं, जन आंदोलन करके जा रहे हैं। अब चिन्मयानंद होकर के जाएंगे या राम रहीम होकर जाएंगे तो वो बात अलग है। तो जेल में जाना तो राजनीतिक लिहाज से तो एक बूस्टर डोज होता है। तो ये तो आप सामने वाली पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जनता को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। कोई आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो एकदम निष्पक्ष। अरे भाई चक्की पीसिंग पीसिंग और 70 घंटे के भीतर वो डिप्टी सीएम की शपथ ले लिया और आज तक कभी सी भी। तो अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया का जमाना है। माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया केवल चारण और भाट की तरह दरबारी गायन में मशगूल है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की रेड कब हुई ये क्लियर है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर कब रेड डाली जाएगी ये क्लियर है। महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है कैसे, दक्षिण में तमिलनाडु हो या आंध्रा हो, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई थी, अब राजस्थान में ये कोशिश हो रही है। तो एक तो ये बात कि जनता क्लियर हो गई है, विपक्ष को बूस्टर डोज मिलता है। जनता ये बात समझती है कि अब आप हार रहे हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन आखिर में एक और बात होती है कि मोराल तोड़ने के साथ साथ वो छवि खराब करना चाहते हैं।
और वो प्रधानमंत्री फिर हम्म। किसी ऐसे ही भाषण में आएंगे और वो कहेंगे कि भाई ये घमंडिया लोग हैं, ये इंडी गठबंधन वाले परिवारवादी हैं और भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? अब भाई आजम खान जेल में कैसे हैं? भाई दो सर्टिफिकेट आज की तारीख में इस देश में अगर जांच करा ली जाए तो जाने कितने लोगों के दो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इस गुनाह की क्या ये सजा है कि 7 साल की जेल और उसके बाद तो पूरा परिवार जेल में? ये क्यों है? क्योंकि जी। मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि आजम खान के साथ ये हो रहा है, तो ये ईडी सीबीआई अब अपना भरोसा खो चुकी है और इस भरोसा खोने का नुकसान इस देश की जमहूरियत को होने वाला है। मेरी इस पर यह टिप्पणी फिलहाल जी। तो क्या डॉक्टर लक्ष्मण आपको ये लगता है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि अगर आपके पास मुद्दे होते, 5 साल से अशोक गहलोत की वहां पर सरकार है, आपके पास अशोक गहलोत को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे आपके पास हो सकते थे, लेकिन लग ये रहा है कि दरअसल आपके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेल कर आते हैं, विदुड़ी को वहां पर भेजा जाता है, टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है, और अभी विजयदशमी पर किस तरह से मंदिर की बात जो है वो की जा रही है, वो सबके सामने है कि किस तरह से बार बार कि कब इनॉग्रेशन होगा और कैसे तमाम दुनिया उसको देखेगी, ये तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन लग रहा है कि इन तमाम चीजों का भी कोई असर हो नहीं रहा है, क्योंकि कर्नाटका और हिमाचल में सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई और हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें अब कुछ भी काम नहीं कर रही हैं और बौखलाहट में सब कुछ ट्राई किया जा रहा है? और देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो न तो अपनी विचारधारा को कभी छिपाई, न कभी अपने एजेंडे को पीछे रखा। इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मोदी से भी कुछ सीखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सीखते हैं कि ऐसी राजनीति कम से कम हम ना करें। तो इस लिहाज से भी कहें तो बीजेपी से ये बात सीखनी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा को कभी छिपाई नहीं, कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो हिंदुओं के हित में काम करना चाहती है, वो जाति के नाम पर जो शोषण अन्याय अत्याचार है उसको छिपाना चाहती है और सबको हिंदू बनाकर उसमें एक थोड़े से तबके का वर्चस्व कायम रखना चाहती है। वो गरीबों की बजाय थोड़े से उद्योगपतियों के हाथ में पूंजी देना चाहती है। इनमें से कोई ऐसी चीज है, इसलिए मैं बीजेपी की ईमानदारी पर कभी कोई शक नहीं करता हूँ। वो जो है वो सामने क्लियर है। वो मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देंगे तो वो क्लियर कहते हैं कि हमें उस मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वो लाग लपेट नहीं करते। मोदी की बीजेपी ने एक काम ये नया किया कि एजेंडा केंद्र में अपना रखा है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के उन मुद्दों को पकड़ लिया जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को पकड़ना था, जिन्हें जिन्हें इन्होंने या तो छोड़ दिया या बहुत नरमी से पकड़ा। मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक ये बात समझती रही कि जाति इस देश की सच्चाई नहीं है और उसे वो कमोबेश नकारते रहे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनते हैं उसी दिन से वो घोषणा करने लगते हैं कि मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूँ। अमित शाह से लेकर के बीजेपी की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, और मैं केवल 2013-14 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2023-24 की भी हम्म। बात कर रहा हूँ। उसमें भी वो बाकायदे हर जातियों को, अच्छा जैसे राजस्थान में देख लिया तो उन्होंने मीणा गुर्जर और तमाम जो ताकतवर जातियां हैं उनको विलन बनाकर पेश कर दो और उनसे नाराज खेमों को अपने साथ ले आओ। वैसे ही हरियाणा में उन्होंने जाटों को विलन बना दिया, उत्तर प्रदेश में यादवों और जाटवों को विलन बना दिया, बिहार में, और इस तरह से काम किया तो जातियों को साधा। दूसरी तरफ उन्होंने अपने कोर एजेंडे में पूरा काम किया, देश को बेचना है तो प्रॉपर बेचा है, कोई लाग लपेट नहीं छोड़ा है। नौकरी नहीं देनी थी तो नहीं दिया है। अब ये बताइए कि अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आप इस 9 साल का, या आप राजस्थान में ही बात कर ले, ठीक है अभी तो विधानसभा चुनाव हो, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के लिए क्या है? अपनी विचारधारा को दिखाकर, जैसे अब G20 का सम्मेलन होगा तो गोडसे की अभी तक तो कोई मूर्ति मंदिर नहीं बना है, हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी अगर पावर में रहेगी तो बना देगी, तो हो सकता है दुनिया के बड़े ताकतवर देश आए तो उनको गोडसे को दिखाने ले जाए, वलवलकर को दिखाने ले जाए, लेकिन थोड़ा शर्म तो लगेगी नहीं है, मतलब गांधी की जगह वो नहीं हो सकते, दुनिया अम्बेडकर को मान रही है। इसलिए बीजेपी अपने एजेंडे पर काम करती है बुशरा जी। उसका कोर एजेंडा है धर्म, सांप्रदायिकता, उसका कोर एजेंडा है झूठ बोलना, उसका कोर एजेंडा है आरएसएस के सपनों का भारत बनाना, और उस एजेंडे को लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, आज की तारीख में चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या कोई भी ऐसी नीतियां हैं जो अमूमन फेल हुई है नीतियां, उसके बाद भी इस पर सवाल नहीं हम्म। पूछा गया। इससे जो फायदा हुआ,
एक बार बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया कि लगभग 700 जिले और 900 हमने ऑफिस बना दिए 3 स्टार 5 स्टार होटल की तरह। तो उसके बाद अब उनके पास पैसा है और पावर है आज की तारीख में, और ईडी सीबीआई की लगाम उनके पास है। हाँ, हम बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये आदत खराब की थी, लेकिन वो थोड़ा पर्दा रखते थे, वो इतना बेहयाई नहीं करते थे, और बीजेपी ने अब वो सारी बेहयाई खत्म कर दी है। तो इसलिए आपके सवाल के जवाब में मेरा कहना यह है कि मंदिर के रास्ते वो यहां तक पहुंचे हैं। 22 जनवरी को डेट देंगे, पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा, करोड़ों करोड़ रुपए का इवेंट होगा। सतपाल मलिक अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भाई शहादत को भी इवेंट बनाने वाला प्रधानमंत्री है। तो इसलिए उनके पास, अच्छा गिनाएंगे क्या? अगर भाई 2 करोड़ रोजगार दिया होता तो गिनाते, शिक्षा में कुछ बेहतर किए होते तो गिनाते, महंगाई कम की होती तो गिनाते, इस अपने काम पर वोट मांगते। तो ये बीजेपी और आरएसएस दोनों मिल करके इस देश में जो थोड़े से ताकतवर लोगों का वर्चस्व कायम रहे उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और नए अवतार वाले राहुल गांधी उस वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी महिला पहलवानों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, राहुल गांधी नौजवानों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो बीजेपी इसलिए हर उस आवाज को, और इंडिया गठबंधन ओवरऑल संविधान को बचाने की बात करता है, बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है। तो ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, और इसमें सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे जो बीजेपी कर रही है। जी डॉक्टर लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, देखिए वो सेना का किस तरह से इस्तेमाल, या फिर आईएएस ऑफिसर का किस तरह से इस्तेमाल, रथ यात्रा, या फिर जो भी जिस भी तरह की चीजें वो कर रही है, अब वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ चुकी हैं। चाहे आप वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा देखें, या फिर अभी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उनमें से इंडिया शब्द हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है, सिफारिश भेजी गई है कि भारत होगा वहां पर नाम। तो ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं से ये जरूर दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी नर्वस है, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर जिस तरह के सर्वेजों में यहाँ पर जो दरबारी मीडिया है उसका जिक्र कर रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज, उनकी बात नहीं कर रही, कि उनके सर्वेज भी ये दिखा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और राजस्थान में कांटे की टक्कर है। तो क्या जो 5 राज्य जिस तरह से उसके हाथ से फिसल रहे हैं, क्या ये सब घबराहट में सब कुछ किया जा रहा है लेकिन काम कुछ कोई आ नहीं रहा है? मैं अभी इसे घबराहट उतनी नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक हारी वो एक चीज समझ में आती है, क्योंकि वहां आंतरिक रूप से वो दिक्कत में थी। लेकिन ओवरऑल कुछ राज्य तो बीजेपी 19 में भी हारी थी। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझें, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ भी जीती थी और राजस्थान भी जीती थी। और 3 राज्यों में कांग्रेस के जीतने के बाद तो ऐसा लगा कि अब तो 19 के चुनाव में बीजेपी गई। शायद अगर मैं ठीक हूं तो उसके बाद पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इन सब के बीच में बीजेपी और उसके लोग, मतलब हम जब बीजेपी कहते हैं तो दो चीजें शायद उतनी खुल करके सामने नहीं आ पाती, इसलिए दोनों को बोलना चाहिए। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है जिसके एक हाथ में आरएसएस है और दूसरे हाथ में पूंजीपति हैं। तो ये जो दो का गठजोड़ है ये हार नहीं मानता। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके पास इनके वो जादूगर, मुझे वो बार बार किस्सा याद आता है कि जादूगर का झोला, वो झोला ऐसा है उस पिटारे में, कब किस चीज से मिट्टी से पैसा बना देगा, कब कबूतर उड़ा देगा, कब क्या कर देगा। और उस बीच में वो बीच बीच में ध्यान भटकाने के लिए कहीं दाएं बाएं बातें करता रहता है। वो मन की बात जादूगर करता है। तो वो जो जादूगर है उसका पाला राजस्थान में जादूगर से पड़ा है। उस जादूगर ने, और ये कोशिश केवल राजस्थान में नहीं हुई थी, छत्तीसगढ़ में कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां बीजेपी बहुत कमजोर उस तरह से रही 15 साल के शासन के बाद। और भूपेश बघेल ने कई तरह की इंजीनियरिंग की है, उन्होंने तमाम जातिगत समूहों को भी जोड़ा है, तमाम वंचित समूहों को जोड़ा है, बहुत अच्छा तालमेल बनाया। और आज की तारीख में देखिए कि वहां बीजेपी जा भी नहीं रहे ढंग से वो लोग प्रचार करने। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को तो वो एक एक राजा थे, राजघराने के, उनको लेकर ले लिया। बिहार में कोशिश की थी, बिहार में देखिए वो खुद जेडीयू चली आई इधर, तो वहां बीजेपी फेल हुई, बिहार में बुरी तरह फेल हुई।
राजस्थान में भी फेल हुई और इसलिए वो टीस बार बार भीतर से आती होगी। अब वो फेल होने में हम्म। आधा रोल जादूगर का है, जो कांग्रेस का जादूगर है, जो इतना बड़ा जादूगर है कि वो भी कांग्रेस पार्टी चाहती है भाई आओ तुम नेशनल प्रेसिडेंट बनो, वो कहता नहीं भाई हम यही रहेंगे, वो बहुत तनाव होता है फिर भी। दूसरा जादू तो वसुंधरा राजे सिंधिया का है और बीजेपी वही नहीं टैकल कर पाई। इस सब समीकरणों की वजह से उन्हें यह लगता है कि अगर सारा हाथ से निकल गया तो शायद फिर से अच्छा 19 में एक काम नहीं हुआ था, वो था इंडिया गठबंधन। 19 में कांग्रेस को यह लगता था कि हम अकेले जीत जाएंगे। इस बार तो एक गठबंधन बन चुका है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा नाक का सवाल बन के टूटा हुआ है। इसलिए अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों बीजेपी हार जाती है और तीनों हारने के बाद कांग्रेस कोई फिर से मतलब कोई कोई मतलब अपनी पुरानी आदत और मिजाज पे न जाए कि नहीं भाई अब तो हम देखो इतने ताकतवर हैं, बाकी तुमको ये दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं तो नहीं लेना है मत लो। इस वाले मिजाज को अगर कांग्रेस साध पाए, मुझे उम्मीद है राहुल गांधी वो साधना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस वो साधना चाहती है नहीं, अभी क्लियर नहीं है। ये रणनीति हम्म। अगर काम करती है तो ये असल में बीजेपी को बेचैन कर रही है और निश्चित रूप से इस बेचैनी के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने हर हथकंडे को चलाने की कोशिश करेगी। और इस लिहाज से हम्म। अगर गौर करें तो आम आदमी पार्टी, अब अच्छा देखिए ना, इंडिया गठबंधन नाम रखा गया तो या तो अगर ये गठबंधन फेल है, भ्रष्टाचारियों का है, परिवारवादियों का है, तो प्रधानमंत्री इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब वो गठबंधन तो काम कर गया, उसका नाम काम कर गया। अब आप सारा हर दल को परेशान कर रहे हैं, जितने भी दल हैं, आजम खान से लेकर के संजय सिंह, आप पूरा शुरू करिए महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत, और वही काम अब मध्य प्रदेश में हो रहा है, वही और राजस्थान में हो रहा है। आखिरी वाक्य ये है बुशरा जी की जो निजाम इस समय इस मुल्क के बैठे हुए हैं, लंबे वक्त से कभी विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। उनको विपक्ष की कुर्सी डराती है। वो उनको लगता है कि भाई जब अवतार हुआ है, वो मसीहा हैं, वो देश से दुनिया से परे हो गए हैं, उनके पास इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं फिर भी रेवड़ी नहीं है। उनको पता है कि धर्म की चाशनी में सांप्रदायिकता के आग में इस देश में बहुत संख्यक लोग जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों डर है इस बात का कि वो आखिरी वक्त तक जाते जाते हार न जाएं, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। ये चीज है। हम्म। इसको देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी और तमाम क्षेत्रीय दल मिल करके कैसे सकारात्मक रूप से जवाब दे पाते हैं और मुद्दों पर घेरे। मिसाल के तौर पर आज तक जाति जनगणना पर बात नहीं कर पा रहे, आज तक वो महिला आरक्षण पर खुल करके नहीं बोल पा रहे। मुद्दे देखिए जब केंद्र में आते हैं ना, संविधान बदलने का मुद्दा जब केंद्र में आया ना, तो विपक्षी गठबंधन भारी पड़ रहा है। अगर मुद्दे केंद्र में होंगे तो मोदी जी कमजोर पड़ेंगे, हारेंगे। अगर मुद्दे केंद्र में नहीं पड़ेंगे हम्म। तो वो जादूगर जादू दिखा देगा और अंत में पता नहीं क्या हो। जी।